पिछले 3 महीने से हर शुक्रवार शाम 5 बजे उसका कब्रिस्तान में आना उसकी स्थापित रूटीन थी, जिसकी की कातिल को खबर थी और इसी जानकारी को उसने कैश किया और अपना काम कर डाला। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? पादरी बोला। वजह है, यकीन जानिए, रात की इस घड़ी में आपको खामखा डिस्टर्ब करने नहीं आया। आई सी, आप कई सालों से इस चर्च के पादरी हैं और इलाके में बखूबी पहचाने जाते हैं। ऊपर से आपकी पादरी की पोशाक ही आपकी बहुत बड़ी पहचान है, जिसकी वजह से किसी की तवज्जो आपकी तरफ ना भी जानी हो तो जाती है। यू फॉलो माई पॉइंट सर? यस आई डू। मेरे को पता लगा था कि आज शाम आप कब्रिस्तान से गुजरे थे। परली तरफ से इधर मेरे चर्च वाली सड़क पर आने के लिए वो बहुत शॉर्टकट है, इसलिए वहां से मैं अक्सर गुजरता हूँ। कई बार तो एक दिन में कई बार। लेकिन शाम की बाबत आपको कैसे पता लगा? कत्ल एक बड़ा वाकया होता है, इसलिए वो जहाँ हुआ हो उसके आसपास व्यापक पूछताछ की जाना पुलिस की रूटीन होती है। बात किसी आम आदमी की होती तो किसी ने ध्यान भी ना दिया होता कि कब्रिस्तान में कौन उधर से दाखिल हुआ या कौन इधर से निकला। इत्तेफाक से आपको किसी ने परली तरफ से कब्रिस्तान में दाखिल होते देखा था और किसी और ने इधर से बाहर निकलते देखा था। हमने देखा है कि जो शॉर्टकट आप इस्तेमाल करते हैं उसी के रास्ते में मरने वाली की माँ की कब्र आती है। मकतूल के बॉडीगार्डों का बयान है कि वो उन्हें कब्रिस्तान के इधर के गेट पर छोड़कर 5 बजे के करीब भीतर गया था और वो 10 मिनट में हर हाल में वापस लौट आता था। यूं कत्ल का वक्त एंड पिन पॉइंट हो जाता है। कब्र पर फूल सलीके से चढ़ाए गए पाए गए थे। इसका मतलब है कि वो निर्विघ्न वहां पहुंचा था और पहुंचते ही शूट नहीं कर दिया गया था। इस लिहाज से हमारा अंदाजा है कि उसको 5:05 पर शूट किया गया था और हमारा दूसरा अंदाजा है कि एन उसी वक्त आप कब्र के करीब से गुजरे थे। इससे जो नतीजा हमने निकाला है वो ये है कि आपने न सिर्फ कातिल को देखा है बल्कि उसको कत्ल को अंजाम देते भी देखा हो सकता है। अब बताइए आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपने कातिल को देखा था? क्या आपने उसे गोली चलाते देखा था? पादरी ने जवाब नहीं दिया। ए आसमानी बाप, ये कैसा इम्तिहान है? मैंने तो जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, अब क्या करूं? जवाब दीजिए, इंस्पेक्टर बेसब्रेपन से बोला। मैं कुछ नहीं जानता, अपने स्वर को भरसक संतुलित रखता पादरी बोला। फादर, आपने मेरा सवाल गौर से नहीं सुना। मैंने आपसे ये नहीं पूछा आप क्या जानते हैं, मैंने आपसे पूछा है आपने क्या देखा। आपने कातिल को देखा क्या या उसे गोली चलाते देखा? आपने उसकी सूरत की तरफ तवज्जो दी तो क्या आप दोबारा दिखाई देने पर वो सूरत पहचान लेंगे? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने अपलक पादरी की तरफ देखा। पादरी निगाहें चुराने लगा। सर, इंस्पेक्टर गंभीरता से बोला, लुक एट मी। पादरी ने बड़े यत्न से उसकी तरफ देखा। आप खुदा के बंदे हैं और खुदा का बंदा खुदा के अलावा किसी से खौफ नहीं खाता, फिर आप इतने विचलित क्यों हैं? मैं तो नहीं हूँ। आप हैं, और हैं तो कोई वजह भी होगी। सच बताइए, क्या आपको किसी ने धमकाया है? क्या? कातिल को अंदेशा है कि आप उसकी शिनाख्त कर सकते हैं, इसलिए वो इस बाबत आपको खामोश रहने को मजबूर करने के लिए यहाँ पहुँच गया तो? नो कमेंट्स। ऐसा है तो साफ बोलिए, वो चुटकियों में गिरफ्तार होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। फादर, आपका रवैया मुझे हैरानी में डाल रहा है। आप ही की कम्युनिटी के एक व्यक्ति का ऐसी बेरहमी से तब कत्ल हुआ जब वो बेचारा कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ा रहा था। क्या आप नहीं चाहते कि उस शख्स का कातिल गिरफ्तार हो? मैं जरूर चाहता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? नो कमेंट्स। ओके, मदद ना कीजिए। आप खुदा के बंदे हैं, आपके मन में बहुत दया भाव है, आप सबका भला चाहते हैं, कातिल का भी। लेकिन एक सिंपल सवाल का सिंपल जवाब तो आप फिर भी दे सकते हैं। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने कातिल को देखा था या नहीं देखा था? फिर कहानी ही खत्म है।
देखा था तो हाँ बोलिए। मिस्टर इंस्पेक्टर, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। कमाल है, कातिल क्या कोई आपका सगे वाला है? कोई ऐसा शख्स है जिसके पकड़े जाने से आपको दुख होगा? नो कमेंट्स। फादर, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आप कहलवा रहे हैं। पुलिस के पास अपने मतलब की जानकारी जबरन निकलवाने के भी तरीके होते हैं। आप बड़ी खुशी से वो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एतराज नहीं करूंगा। जिस खुदा का मैं बंदा हूँ, उसका बेटा सूली पर चढ़ा दिया गया था। आपकी जबरदस्ती मेरा उससे बुरा हाल तो नहीं कर देगी। मुझे आपकी हर जबरदस्ती कबूल होगी, लेकिन क्या? हाथ फिर भी कुछ नहीं आएगा। इंस्पेक्टर मुंह बाएं पादरी की तरफ देखता रहा। अब आप जा सकते हैं या मुझे भी साथ ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर उठ खड़ा हुआ। फादर, योर कंडक्ट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, वो बोला। पादरी खामोश रहा। ओके, आई विल सी यू अगेन। यू विल वेस्ट योर टाइम। इंस्पेक्टर चला गया। शनिवार 24 जनवरी ठीक 9 बजे जीत सिंह गोवा में था। मुंह अंधेरे परदेसी उसे मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ गया था और टैक्सी लौटा ले गया था। पिछली रात उसने कमाठीपुरे में मिश्री के घर में निर्विघ्न गुजारी थी। गन प्लेन पर साथ ले जाना संभव नहीं था, इसलिए वो उसने मिश्री के हवाले कर दी थी। मिश्री ने उस बाबत कतई कोई ऐतराज नहीं किया था। पता नहीं जीत सिंह में उसे क्या नजर आया था कि अभी उसने उसकी पूरी बात भी सुनी समझी नहीं होती थी कि हामी भर देती थी। गोवा की राजधानी पणजी थी, लेकिन उसका डबोलियम नाम एयरपोर्ट वहां से कोई 30 किलोमीटर दूर वास्को डिगामा में था। पूछने पर मालूम हुआ कि उसका गंतव्य स्थल पेरनेम, जहां की गोवानी लड़की लारा रेबेलो की मां रहती थी, वहां से कोई 125 किलोमीटर के फासले पर गोवा महाराष्ट्र के बॉर्डर पर था। एक टैक्सी पर सवार होकर वो बड़ी सहूलियत से पेरनेम पहुंच गया, जहां आगे फर्स्ट क्रॉस रोड तलाश करने में उसे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो उसे जल्दी ही मिल गया। यहाँ 9 नंबर इमारत 8 मंजिल में फैले कबूतर के दड़बे जैसे फ्लैटों का हुजूम निकला। लॉबी में ऑक्यूपेंट्स की जो डायरेक्टरी लगी हुई थी, उसके अनुसार मिसेस फ्रांसिस्का रेबेलो पहली मंजिल पर 101 नंबर फ्लैट में रहती थी। सीढ़ियां चढ़कर वो पहली मंजिल पर पहुंचा। उसने 101 नंबर फ्लैट की कॉल बेल बजाई। लंबी स्कर्ट और स्लीवलेस ब्लाउज पहने जिस महिला ने दरवाजा खोला, वो किसी नौजवान लड़की की मां कतई नहीं लगती थी। उसके बाल बड़े स्टाइल से कटे हुए थे और गोल चेहरे पर बड़े सलीके का मेकअप था। सूरत लारा रेबेलो से इतनी मिलती थी, कोई बिना बताए भी बोल देता कि दोनों में खून का रिश्ता था। मिसेस रेबेलो, फिर भी उसने पूछा। यस, वो मधुर स्वर में बोली। मेरा नाम जी बद्रीनाथ है, मुंबई से आया हूँ। 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज कम इन, वो निसंकोच बोली। शुक्रिया। जैसी सलीके वाली औरत वो खुद थी, वैसे ही सलीके वाली बैठक में उसने जीत सिंह को बिठाया। कुछ पिएगा? वो बोली। टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं, मेहरबानी। अभी क्या मांगता है? जी, कुछ बात करना मांगता है ना? क्या बात करना मांगता है? अच्छा, वो क्या है मैडम कि मेरे को केकी मिस्त्री नाम के एक ड्रमर की तलाश है। उसने ठिठक कर उसके चेहरे पर निगाह डाली, लेकिन उसे केकी के नाम की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। वो और लारा एक ही क्लब में काम करते थे, इसलिए वाकिफ थे। मैं इस उम्मीद से यहाँ आया हूँ कि वो वाकफियत आज भी जारी होती और लारा को केकी मिस्त्री का कोई मौजूदा अता पता मालूम होगा तो मेरे को कैसे मालूम होगा? लारा अडल्ट लड़की है, उसका अपना लाइफ है। मैं तो उसके फ्रेंड्स या कलीग्स या फेलो परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं जानता होता। लारा पणजी में काम करती है ना? यस, क्लब कोकीरो में। वो आपके साथ नहीं रहती क्या? नो, उधर क्लब का मैनेजमेंट ही उसको अकोमोडेशन देके रखा। वीकेंड पर तो आती होगी? नो वीकेंड मैन, वो 7 डेज अ वीक परफॉर्म करता। अभी कब से यहाँ नहीं आई? काफी टाइम हो गया, काफी ज्यादा टाइम हो गया। आप भी कभी मिलने नहीं जाती क्या? नो, लारा बोल के रखा मेरे को उसकी वर्क प्लेस पर नहीं आने का था। ऐसे कैसे चलता है? चलता है, हाँ, मेरा बेबी कभी फोन करता है, कभी लेटर लिखता है।
अभी हाल में ऐसा हुआ कि फोन किया हो या लेटर लिखा हो? हुआ ना, वेडनेसडे नाइट को फोन आया, कल कुरियर से एक लेटर भी आया। इसका मतलब था लड़की जिंदा थी, जीत सिंह मन ही मन बोला। अब वो वापस पणजी में है, प्रत्यक्षतः जीत सिंह बोला। नो, अभी मुंबई में ही है। नो, तो कहाँ है वो आजकल? वास्को डिगामा में, उधर एक नवा नाइट क्लब खुला, जिधर वो मेरे को टेलीफोन पर बोला उसको बेस्ट जॉब मिला। ओह, पर लगता है उधर नवा जॉब में काम ज्यादती, क्योंकि मेरे को उसका आवाज से लगता था कि बेबी बहुत थका हुआ था। उस नवी नाइट क्लब का नाम क्या है? नाम तो वो बोला नहीं, या शायद मेरे को भूल गया। फिर क्या बात बनी? पर मेरे पास उसका नवा एड्रेस है। नवा एड्रेस है? हाँ, बोला ना, मांगता है क्या? मैं अभी वो लेटर लेके आता है जो वो मेरे को लिखा और जिस पर उसका नवा एड्रेस है। वो उठकर दूसरे कमरे में गई और एक खुले लिफाफे के साथ वापस लौटी। उसने लिफाफे में से एक चिट्ठी निकालकर जीत सिंह को सौंपी। अपनी उत्तेजना को भरकस दबाते जीत सिंह ने चिट्ठी की तह खोलकर उसे सीधा किया और उस पर जो इंग्लिश के 2.5 अक्षर लिखे थे उन्हें पढ़ा और समझा। चिट्ठी यूं घसीट में लिखी गई थी कि उसको समझने के लिए उसे एक एक अक्षर पर जोर देना पड़ा। जो लिखा था उसका मतलब था, डियर मॉम, मैं इधर ठीक है और खुश है, इधर का मौसम बढ़िया है, एंजॉय करता है। तुम कैसा है? मेरे को याद करता है? कभी कुछ मांगता हो तो नीचे लिखे पते पर बोलना। रिगार्ड्स, लारा। जीत सिंह ने पता याद कर लिया और चिट्ठी मिसेस रेबेलो को लौटा दी। थैंक यू मैडम, जीत सिंह उठता हुआ बोला। टाइम देने का शुक्रिया। मेंशन नॉट, तुम हमारा बेबी से मिलेंगा क्या? इरादा तो है मैडम। उसको मेरा लव बोलना और बोलना कभी अपना मामा से आकर मिले। बोलेगा मैडम, अभी जाता है। जीत सिंह वहां से रुखसत हुआ। पणजी के मुकाबले में वास्को डिगामा छोटी जगह थी। कैसे वो वहां ऐसी बेहतर नौकरी करती हो सकती थी कि उसे अपने एजेंट मैल्कम परेरा की सेवाओं की जरूरत नहीं रही थी? और वो क्यों एकाएक मुंबई से गायब हो गई थी? हो भी गई थी तो वो केके मिस्त्री की मौत की बाबत खामोश क्यों थी? क्या ये हो सकता था कि उसे केके मिस्त्री की मौत की खबर ही ना हो? वो सच में ही बिग बॉस से किसी और अपॉइंटमेंट के लिए जल्दी निकल गई हो? कुछ भी हो सकता था। बहरहाल हालत का ये इशारा था कि वो जिंदा थी और अब मिल जाती तो खुद ही बताती कि क्या माजरा था। अच्छा था कि उसका जो नया पता उसे हासिल हुआ था वो वास्को डिगामा का था, वरना पता नहीं उसे गोवा में कहां कहां भटकना पड़ता। दिलीप भालेकर होटल ताजमहल पहुंचा। लॉबी में रिसेप्शन से परे एक काउंटर था जिस पर मे आई हेल्प यू का साइन रखा था। वो वहां पहुंचा और पीछे मौजूद काले सूट वाले से संबोधित हुआ। मधुकर राव साबले साहब, एमपी लंच के लिए इधर हैं। मेरे को मालूम करने का है किधर है। काले सूट वाले ने सहमति में सिर हिलाया और कहीं फोन किया। भालेकर प्रतीक्षा करता रहा। काले सूट वाले ने फोन रखा और बोला, एमपी साहब चाइनीज रेस्टोरेंट में है। चाइनीज रेस्टोरेंट? मेरे को मालूम है किधर है, भालेकर उतावले स्वर में बोला। वो चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचा। उसके भीतर कदम रखते ही एक स्टीवर्ड ने तत्काल उसका रास्ता रोका। यू हैव रिजर्वेशन सर। वो यूं बोला जैसे उसे गारंटी हो कि भालेकर जैसे आदमी का रिजर्वेशन वहां नहीं हो सकता था। एमपी साबले साहब इधर हैं। भालेकर रोब से बोला, मैं उनका खास आदमी है, फौरन मिलने का है। एमपी साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक गेस्ट है। कोई वादा नहीं। गेस्ट एक महिला है। मेरे को फिर भी अभी मिलने का है। यहीं रुकिए, पूछ कर आता हूँ। ठीक है। स्टीवर्ड भीतर कहीं चला गया। पीछे भालेकर पहलू बदलता प्रतीक्षा करता रहा। स्टीवर्ड वापस लौटा। आइए, वो बोला। स्टीवर्ड उसे हॉल के पिछले हिस्से में स्थित एक कोने की टेबल पर छोड़ गया, जहां नेताजी एक निहायत खूबसूरत युवती के साथ मौजूद था। भालेकर ने नेताजी का अभिवादन किया और बोला, मेरे को कोटक बोला आपका लंच के लिए इधर बुकिंग था। मेरे को जरूरी बात करने का था, इसलिए मैं इधर आया। बात इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? नेताजी तनिक प्रसन्न भाव से बोले। बाप, मेरे को ये कोई नहीं बोला कि आप इधर अकेला नहीं था। इधर आके ही मालूम हुआ कि। वो खामोश हो गया। उसने युवती की तरफ देखा।
लंच तो हो गया, युवती बोली। अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, नेताजी बोला। तुम क्यों चलती हो? भालेकर इंतजार कर लेगा। बरोबर बाप, भालेकर बोला। मैडम का पता होता तो मैं आता ही नहीं। मेरे को वैसे भी स्टूडियो जाना है, वो उठती हुई बोली। लेट नाइट तक रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट चलेगा। अब कल सुबह ही मुलाकात होगी। अभी क्या जल्दी है? नेताजी बोला। जाना तो है ना, युवती मुस्कुराती हुई मीठे स्वर में बोली। अभी क्या, थोड़ी देर बाद क्या? मेरे लौटने पर आप जागते हुए तो गुड नाइट बोलने आऊंगी। ओके? ओके। वो चली गई। भालेकर उसे ज्यादा देखता रहा। क्या शानदार लड़की थी, चलती हुई कितना बढ़िया हिलती थी। बैठ, नेताजी बोला। भालेकर ख्यालों की दुनिया से उभरा और उसके सामने बैठ गया। मिस्टेक हो गया बाप, वो बोला। मेरे को इधर तुम्हारे को डिस्टर्ब नहीं करना मांगता था। लाहौटे भी तो कहीं दिखाई नहीं दिया जो बोलता कि बाप अकेला नहीं था। वो किचन में खाना खाता है, नेताजी बोला। ओह, एक बात गौर से सुन, नेताजी सख्ती से बोला। बोलो बाप। लड़की को जैसे दीदे फाड़ फाड़ कर अभी देखता था वैसे दोबारा नहीं देखने का है। क्या बोला बाप? जो तू सुना। हिला मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है जो कि मर गया है। माँ पहले ही मर चुकी है, अब ये मेरी सरपरस्ती में है। क्या बोला बाप? मेरे साथ रहती है, दादर में रोड पर। मैं अपने से अगला बेडरूम इसके लिए ठीक भी कर चुका हूँ। ये हिला बोला, उधर रहेगा अब हमेशा, क्योंकि मैं हिला को अपनी बेटी बना चुका हूँ। बेटी बोला बाप? हाँ, 1-2 दिन में अडॉप्शन की कानूनी कार्यवाही पूरी हो जाएगी। वकील सब ठीक कर रहा है। ओ बाप, मैं समझ गया। क्या समझ गया? तुम्हारे को मालूम बाप क्या समझ गया? बाप की इच्छा पूरी हुई, बेटी आखिरकार राह पर आ गई। बधाई बोलता है बाप। शाना है। बेटी को बेटी बनाया तो अब बोनी बाबा का पॉलिश तो उतर जाएगा। ज्यादती बात नहीं, नेताजी बोला, लेकिन साथ में यूं मुस्कुराया जैसे भालेकर की बात से इत्तेफाक जाहिर कर रहा हो। बिल्कुल नहीं बाप। अब बोल, क्या बात है? क्या जरूरी बात है? बाप, मैं तुम्हारे वास्ते इतना लफड़ा निपटाया। भालेकर गंभीरता से बोला। बोनी बाबा एक लफड़ा किया और वो साला एक इंच लफड़ा पूरी तरह से काबू में नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? बाप, तुम्हारे को मालूम, मैं बोनी बाबा की करतूत को सेट किया, फिर छापे वाले झालानी को सेट किया, जिसको मालूम नहीं कैसे उस करतूत की खबर लग गई थी। फिर नवलानी करके प्राइवेट डिटेक्टिव को सेट किया, जो कि उस गोवानी लड़की को ढूंढता था, जिसकी वजह से सब गलाटा हुआ। और अब जब समझ के बैठा था कि सब सेट हो गया, तो और बड़ी प्रॉब्लम बन के एक और भिड़ू निकल आया। वो कौन? उसका नाम जीत सिंह है। उसकी बात तो हो चुकी है। उसने बोनी को गोवानी लड़की के साथ देखा था, परंतु उसे सेट कर तो चुका। हाँ बाप, पर अब एक नई बात मालूम हुई है जो मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर सकती है। क्या? वो छापे वाला झालानी मेरे को बोला कि बोनी बाबा की करतूत की बाबत उसको टेलीफोन पर गुमनाम टिप मिली थी और वो टेलीफोन कॉल नागपाड़ा के होटल राजदीप से आई थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि कॉल करने वाला कौन था। मैं नागपाड़ा गया, होटल के मैनेजर से मिला। मैनेजर के पास झालानी का कॉर्ड था। वो उधर लंबी तफ्तीश के वास्ते पहुंचा था और उसे मालूम हुआ था कि गुमनाम कॉल करने वाला भिड़ू कोई बद्रीनाथ था जो उस होटल में ठहरेला था। कोई बद्रीनाथ कैसे उस वाक़े की बाबत जान सकता था? यही तो मैं बोला। फिर मैं बिग बॉस में गया और उसके मालिक शेख मुनीर से मिला, तो वो बोला बद्रीनाथ जीत सिंह का ही नाम था। तो क्या हुआ? अब प्रॉब्लम क्या है? जीत सिंह तो सेट है, तो खुद बोला उसकी तेरे से बाहर जाने की मजाल नहीं हो सकती। प्रॉब्लम आगे है ना बाप, तो आगे पहुंच। बाप, मेरे को अब मालूम हुआ है कि इसी जीत सिंह को तुम्हारे जीजा साहब इंस्पेक्टर गोविलकर के जरिए एक भिड़ू को टपकाने के लिए पहले से ही सेट किएला था। क्या? सच्ची बोलता है बाप? तेरे को कौन बोला ऐसा? चकोर बोला, जो आजकल छगन बाप का गाड़ी चलाता है, पर असल में मेरा आदमी है। जीत सिंह शनिवार रात को ग्रांट रोड के बार में छगन बाप से मुलाकात होने के इंतजार में ही बैठेला था, जबकि बोनी बाबा ने उधर वो गलाटा किया था। अब एक ही भिड़ू
बेटे और बाप दोनों की करतूत का गवाह है। बाप की कैसे? पकड़ा गया तो बकेगा नहीं कि किसके कहने पर मर्डर किया। बाप, तुम्हारे को क्या मालूम नहीं कि मर्डर करने वाला और कराने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं और एक ही जैसी सजा के हकदार होते हैं। शगन ऐसा पंगा किया क्या? जान के किया या अनजाने में किया, पण किया। मर्डर किसका कराना मांगता था? मांगता नहीं बाप, करा चुका। किसका? जॉर्ज डेविस करके भीड़ू का, उसी का जिसके मर्डर की पहले भी कोशिश हो चुकी है और उस कोशिश के लिए पुलिस शगन को जिम्मेदार ठहराती है और आज तक भी उससे सवाल करती है। ऐसा ही है बाप। तौबा, क्या होगा छगन का अगर ये जीत सिंह पकड़ा गया? अभी बड़ा प्रॉब्लम ये बन गया है कि कत्ल के बाद से ही वो भीड़ू गायब है और उसकी निगरानी के लिए उस पर लगाया गया चकोर भी गायब है। चकोर? चकोर क्यों गायब है? वो जीत सिंह की निगरानी करता था। कल कत्ल का गवाह कौन छोड़ता है? तेरा ख्याल है वो खल्लास? मेरे को अंदेशा पूरा है। वो किधर गायब होएगा क्या? क्यों गायब होएगा? अगर वो गायब हुआ नहीं, गायब कर दिया गया तो मतलब साफ। ये काम अगर जीत सिंह ने नहीं किया तो जीत सिंह की नियत का मतलब भी साफ। क्या? यही कि जिस काम के काबिल में एक छापे वाले को, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को ना छोड़ा, वो अब जीत सिंह अपने हाथ में लिएला है। उसके बस का काम है ये क्या? कैसा आदमी है ये जीत सिंह? अनपढ़ टपोरी है, कभी मामूली ताला तोड़ था, हाल में थोड़ा तरक्की किए लथा पर फंस गया। तरक्की इसी धंधे में क्या? हाँ बाप, ऐसे आदमी का एक प्रेस रिपोर्टर से, एक प्राइवेट डिटेक्टिव से क्या मुकाबला? कैसे होएगा? और वो ये काम करेगा क्यों? उसको केकी मिस्त्री की मौत से क्या मतलब? उसको गोवानी लड़की की तलाश से क्या मतलब? मतलब अब क्या बोलेगा बाप? पर मैंने मालूम किया है कि केकी मिस्त्री कभी चिंच पोकली में इस भीड़ू के पड़ोस में रहता था। बस? हाँ बाप। फिर तेरा ख्याल गलत है कि वो प्रेस रिपोर्टर और प्राइवेट डिटेक्टिव के छोड़े काम के पीछे लगा है। ऐसे काम के पीछे लगा है जिसको कर पाने की ना उसकी औकात है और ना उसे कोई जरूरत है। तो वो गायब क्यों है बाप? गायब नहीं है, छुपा हुआ है। किसी को टपकाने के बाद कोई और क्या करेगा? बाप माफी के साथ बोलता है, जादव बाप बड़ा मिस्टेक किया। पहले तो जिस भीड़ू के कत्ल की कोशिश का शक उस पर था, उसको इतनी जल्दी खल्लास कराना ही गलत। फिर काम के लिए जो भीड़ू चुना उसमें लोचा, फिर काम हो जाने के बाद उसको गायब हो जाने देना गलत। तू वहम करता है, वो गायब नहीं है, कहीं छुपा हुआ है। पहले भी मैं बोला, मैं सुना बाप, पर क्या चकोर भी कहीं छुपा हुआ है? उसको उस भीड़ू पर वॉच रखने के लिए लगाया गया था। वो वापस आकर रिपोर्ट देने की जगह कहीं छुप गया। तो फिर तू ही बोल, क्या हुआ उसे? मैं तो जो बोलना था बोल चुका। फिर बोले तो कत्ल का गवाह कौन छोड़ता है? कुछ क्षण खामोशी रही। छगन ने फिर नेताजी बोला, इस भीड़ू को तैयार कैसे कर लिया कत्ल के लिए? मेरे ख्याल से छगन बाप ने नहीं किया, गोविलकर ने किया। छगन बाप की जैसे इस भीड़ू से ग्रांट रोड के बार में मुलाकात मुकर्रर थी, उससे तो लगता है कि छगन बाप उस भीड़ू को पहचानता भी नहीं था। गोविलकर के पास इस भीड़ू का केस है। इस पर तारदेव के सुपर स्टोर की डकैती में शामिल होने का इल्जाम है और ये कोर्ट से इस शर्त पर जमानत पर छूटा हुआ है कि रोज सुबह तारदेव थाने में इंस्पेक्टर गोविलकर की हाजिरी भरेगा। गोविलकर ने ही कोई सौदेबाजी करके उसे कत्ल के लिए तैयार किया होगा। ऐसा है तो सब तेरा वहम है। जिस भीड़ू के सिर पर हाकिम का हाथ हो, वो वारदात करके भला फरार क्यों होगा? वो यकीनन कहीं छुपा हुआ है और छुपकर हालात का नजारा करता है। जब अपने आप को सेफ पाएगा तो सामने आ जाएगा। थाने की रोजाना की हाजिरी का क्या होगा बाप? उसकी बड़ी खिदमत के बदले में गोविलकर ने माफ कर दी होगी, जाकर उससे पता करना। और चकोर, कल तक इंतजार कर। कल तक या कहीं से उसकी लाश बरामद हो जाएगी या वो खुद लौट आएगा। दोनों काम ना हुए तो उसकी फिक्र करना। तो मैं भी यही कहूंगा, गवाह कौन छोड़ता है? ओह, पर वो हलकट उस जीत सिंह के हत्थे क्यों चढ़ गया? निगाह बीनी ऐसे होती है क्या? जिसको निगाह से बीन कर रखा
उसको खबर लग गई तो क्या फायदा हुआ निगाह बीनी का। कोई मिस्टेक किया होगा बाप, कोई होशियारी दिखाया होगा। हाँ हो सकता है। एक बात बोलता है बाप, मैं तुम्हारा ट्रबल शूटर इसलिए मेरे को इस भेड़ू जीत सिंह की फिक्र, ये भेड़ू बोनी बाबा के लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है और जादव बाप के लिए भी। क्या प्रॉब्लम बन सकता है? लड़की को तो तूने तो बोलता है कि परसों रात ही मुंबई से निकाल दिया। जीत सिंह मालूम कर लेगा क्या कि किधर निकाला? नहीं। जिधर निकाला उधर से ढूंढ लेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे सिवाय किसी को नहीं मालूम वो लड़की किधर है, क्योंकि जिधर वो है उधर मैं उसको खुद छोड़ के आया। मैं क्या किसी को बताएगा कि अभी वो किधर है? तू किधर बताएगा? तू तो छगन को नक्की बोल दिया। मेरे को तो लगता है कि मेरे को भी नक्की बोल देगा। मैं बोल देगा बाप, भले ही कितना भाव खा जाए। नेताजी हंसा और फिर बोला, अब बात खत्म कर। अगर तेरे को पक्का है कि वो ताला तोड़ गोवानी लड़की को नहीं तलाश कर सकता तो कोई फिक्र करने का नहीं है। फिक्र तो मैं करूंगा बाप, क्योंकि मेरा काम ही फिक्र करने का है। फिक्र तो तभी जाएगा जब पता चलेगा कि चकोर किधर है और जीत सिंह मेरे को दिखाई देगा। वो उठ खड़ा हुआ। अभी जाता है बाप। नेताजी ने सहमति में सिर हिलाया। स्टूडियो का रुख करने की जगह हिला दादर में पहुंची। उसने नेताजी की कोठी की कॉल बेल बजाई तो कोटक ने दरवाजा खोला। हिला ने उसे उसकी पीठ पीछे निगाह डालते पाया तो वो बोली, साहब मेरे साथ नहीं आए, मैं भी अपनी एक चीज भूल गई थी इसलिए लौटी हूँ। उसने सहमति में सिर हिलाया और एक तरफ हट गया। लिफ्ट पर सवार होकर हिला तीसरी मंजिल पर पहुंची। वो नेताजी का मास्टर बेडरूम था और उसकी बगल का बेडरूम उसने हिला के लिए ठीक करा दिया था। हिला पहले ही जान चुकी थी कि उन दो बेडरूम के अलावा वहाँ एक गेस्ट रूम था, एक ड्राइंग रूम था, दो बंद बेडरूम थे, एक स्टोर था जो खाली था और एक किचन थी जो इस्तेमाल नहीं होती थी, क्योंकि खाना ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद किचन में एक प्रोफेशनल कुक बनाता था। हिला की उसके बेडरूम की चाबी पहले ही सौंपी जा चुकी थी। उस घड़ी इमारत में सन्नाटा था। हिला ने वैसे भी नोट किया था कि वहाँ जो भी हलचल या आवाजाही होती थी वो नेताजी की मौजूदगी में ही होती थी। ताला खोलकर वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई। वो 5 स्टार होटल के बेडरूम जैसा ऐश्वर्यशाली बेडरूम था। बेड के पीछे एक विशाल खिड़की थी जिस पर पर्दे खिंचे हुए थे। उसने उन पर्दों को आजू बाजू हटाकर खिड़की खोली और बाहर झांका। खिड़की इमारत के बाजू में खुली। नीचे इमारत के फ्रंट यार्ड से पिछवाड़ी को जाती एक राहदारी थी और उसकी बाउंड्री वॉल के आगे एक सुनसान गली थी। उधर की दीवार के साथ ही 2 खिड़कियों के बीच से गुजरती फायर एस्केप की गोल सीढ़ियां थी। वो खिड़की पर चढ़ने ही लगी थी कि उसे ध्यान आया कि बेडरूम का दरवाजा तो उसने लॉक किया ही नहीं था। वो लपक कर दरवाजे पर पहुंची। उसने उसकी चिटकनी चढ़ाई और वापस खुली खिड़की पर पहुंची। सावधानीवश उसने एक बार फिर नीचे झांका। कहीं कोई नहीं था, न राहदारी में न गली में। वो खिड़की पर चढ़ गई। उसकी परली तरफ नीचे कोई 1.5 फुट का प्रोजेक्शन था जिस पर उसने कदम रखा। नीचे झांकने से परहेज करते हुए उसने दीवार का सहारा लेकर कदम प्रोजेक्शन पर आगे सरकना शुरू कर दिया। यूं वो फायर एस्केप की सीढ़ियों तक पहुंच गई तो दीवार का सहारा छोड़कर उसने सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ ली। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा और खामोशी से एक मंजिल ऊपर तक चढ़ गई। उस मंजिल पर भी खिड़कियों के नीचे वैसा ही प्रोजेक्शन था। उसने उस पर कदम रखा और दाएं सरकना शुरू किया, जिधर की उसके ख्याल से नेताजी का वो ऑफिस नुमा कमरा था जिसमें वो परसों उससे मिली थी। खिड़की के करीब पहुंचकर वो ठिठकी। उसने खिड़की को धक्का दिया तो उसे मजबूती से बंद पाया। उस पर पर्दे पड़े हुए थे लेकिन वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे। यूं पर्दों में बनी झीरी में से उसने भीतर झांका तो सुनिश्चित हुआ कि वो नेताजी के ऑफिस की ही खिड़की थी। उसने एक मंजिल नीचे और वहां से परे अपने बेडरूम की खिड़की की तरफ झांका और मन ही मन फासले का अंदाजा लगाया। फिर वो वापस फायर एस्केप पर पहुंच गई। सावधानी से वो एक मंजिल नीचे उतरी और उसने फिर प्रोजेक्शन पर कदम रखा।